हालांकि चारों बार वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 5 दशकों से अधिक लंबा उनका राजनीतिक सफर उथल पुथल से भरा रहा। सबसे पहले वो 12 नवंबर 2007 में पहली बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ ही दिन बाद 19 नवंबर 2007 को उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद वो 30 मई 2008 में दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उन्हें 4 अगस्त 2011 में फिर से इस्तीफा देना पड़ा। फिर येदियुरप्पा ने 17 मई 2018 में तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन 23 मई 2018 में फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद येदियुरप्पा को चौथी बार 26 जुलाई 2019 में राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन ठीक 2 साल बाद 26 जुलाई 2021 को फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 80 साल के बीएस येदियुरप्पा ने अपने राजनीतिक जीवन में कई ऐसे उतार चढ़ाव देखे। आज हम जानेंगे कि कैसे इस दिग्गज नेता ने चावल मिल के क्लर्क से लेकर 4 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। तो सबसे पहले हम बताएंगे येदियुरप्पा के बचपन से लेकर शिक्षा और उनकी नौकरी तक का सफर। जी हाँ, चावल मिल के मामूली क्लर्क से एक मजबूत और प्रभावी राजनेता का सफर तय करने वाले येदियुरप्पा को ही कर्नाटक और देश के किसी भी दक्षिण राज्य में बीजेपी को पहली बार सत्ता में लाने का श्रेय जाता है। बीएस येदियुरप्पा का पूरा नाम बुंककरे सिंधालिंगप्पा येदियुरप्पा है। उनका जन्म 27 फरवरी 1943 को कर्नाटक के मांड्या जिले में हुआ था। येदियुरप्पा महज 4 साल के थे जब उनकी मां का निधन हो गया था, जिसके बाद पिता ने उनका पालन पोषण किया। उनकी प्राथमिक शिक्षा जिले के ही पीईएस कॉलेज से हुई। वर्ष 1965 में उन्होंने समाज कल्याण विभाग में प्रथम श्रेणी के क्लर्क के रूप में नौकरी की शुरू की। कुछ ही समय बाद वो नौकरी छोड़ शिकारीपुरा चले गए और राइस मिल में काम करने लगे। वर्ष 1967 में राइस मिल के मालिक की बेटी माता मैत्रा देवी से शादी कर ली। येदियुरप्पा के 2 बेटे बीवाई राघवेंद्र और विजयेंद्र और 3 बेटियां अरुणा देवी, पद्मावती और उमा देवी हैं। अब सबसे अहम ये जानना जरूरी हो जाता है कि उन्होंने राजनीति में कैसे कदम रखा और उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा। जी हाँ, येदियुरप्पा ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत वर्ष 1970 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिकारीपुरा इकाई के सचिव के रूप में की। इसके 2 साल बाद शिकारीपुरा नगर पालिका के सदस्य चुने गए। उसी साल वो जनसंघ के तालुका इकाई के अध्यक्ष भी बने। वर्ष 1975 में येदियुरप्पा शिकारीपुरा नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए, जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। येदियुरप्पा बेल्लारी और शिमोगा की जेल में कैद भी रहे थे। बीजेपी के साथ उनकी यात्रा की शुरुआत वर्ष 1980 में हुई, जब उन्हें शिकारीपुरा तालुका इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। वो 1983 में शिकारीपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। वर्ष 1985 में उन्हें शिमोगा जिले की बीजेपी इकाई का अध्यक्ष चुना गया था और अगले 3 साल में वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। वर्ष 1994 में येदियुरप्पा कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। 5 साल बाद जब 1999 में विधानसभा चुनाव में हार मिली, तो उन्हें राज्य के ऊपरी सदन यानी विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। वर्ष 2004 में वो एक बार फिर से कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। अब दिग्गज नेता येदियुरप्पा से जुड़ी सबसे जरूरी बात भी जान लेते हैं कि वो 4 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन वो चारों बार अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा 4 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार येदियुरप्पा वर्ष 2007 में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। दरअसल कर्नाटक में वर्ष 2006 में बीजेपी के समर्थन से कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। येदियुरप्पा उस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। बाद में जब गठबंधन के तहत येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने का समय आया, तो जेडीएस ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, लेकिन नवंबर 2007 में जेडीएस ने समर्थन देने का मन बनाया और येदियुरप्पा पहली बार मुख्यमंत्री बने। और तब दक्षिण भारत में पहली बार बीजेपी गठबंधन की सरकार भी बनी। हालांकि ये सरकार 10 दिन भी नहीं चल सकी। कर्नाटक में वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में जबरदस्त उलटफेर हुआ। येदियुरप्पा ने शिकारीपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री एस बंगारप्पा के खिलाफ चुनाव लड़ा और यहां से 45,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत गए, जिसके बाद 30 मई 2008 को येदियुरप्पा दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने और अगस्त 2011 तक अपने पद पर बने रहे। लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में बीएस येदियुरप्पा तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद येदियुरप्पा को चौथी बार 26 जुलाई 2019 को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था।
लेकिन ठीक 2 साल बाद पार्टी हाईकमान के कहने पर 26 जुलाई 2021 को फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। विपक्ष ने आरोप लगाए कि बीजेपी ने उन्हें हटा दिया है, लेकिन विधानसभा में अपनी आखिरी स्पीच के दौरान उन्होंने इन सभी आरोपों को नकार दिया। भावुक कर देने वाले अपने भाषण में उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता है कि मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था। ये गलत है। येदियुरप्पा को किसी ने मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया था। येदियुरप्पा ने अपनी उम्र के चलते ये फैसला लिया था। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंबई महानगर में। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी दुनिया के बारे में जिसकी सिर्फ अब तक कल्पना ही की गई है, लेकिन हकीकत क्या है आज तक कुछ पता नहीं चल सका। जी हाँ, एलियंस का नाम तो आपने खूब सुना होगा। ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया के बाद एलियंस को लोग काफी नजदीक से जानने लगे हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल जो हर इंसान के दिमाग में अक्सर उठता है वो ये है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर भी किसी तरह की दुनिया बसी है? क्या एलियंस नाम की भी कोई चीज होती है? मगर अभी तक इन सवालों के कोई जवाब नहीं मिले हैं। हालांकि एलियंस को लेकर समय समय पर तरह तरह के दावे किए जाते रहे हैं। कुछ महीने पहले ही अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने इस पर बाकायदा रिपोर्ट तक पेश की है, लेकिन इनको लेकर अब भी पूरी तरह कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसी बीच अब एक हैरान कर देने वाला दावा किया गया है। एक शहर के लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने UFO यानी एलियंस को करीब से देखा है। अब जानते हैं कि इन 6000 लोगों का दावा कितना सही और कितना गलत है। जी हाँ, एलियंस को करीब से देखने वाले ये शहर ब्रिटेन में है। यहाँ के करीब 6000 लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने UFO को करीब से देखा है और सरकार से मांग की है कि इस मामले में जांच की जाए। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार बीते कुछ साल से स्कॉटलैंड में स्टर्लिंग के पास बोनी ब्रिज के ऊपर आसमान में 300 से अधिक रहस्यमय क्राफ्ट दिखने की सूचना मिली है। ऐसा दावा है कि स्कॉटलैंड के इस शहर में बीते 20 साल से आसमान में क्रॉप सर्कल्स और अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही हैं। साथ ही ये भी अफवाह है कि एलियंस यहां आकर लोगों को अगवा कर लेते हैं। अब स्थानीय काउंसलर बिली बुचानन ने इस मामले में सरकार से जांच करने की मांग की है। उनका कहना है कि मुझे अब भी नहीं पता कि वो क्या हो सकता है। क्या वो सेना है? हमें नहीं पता, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं और ये जानने की मांग करते हैं कि बुचानन ने आगे कहा कि दुनिया भर के तथा कथित UFO विशेषज्ञ शहर में जांच के लिए आ चुके हैं, लेकिन कोई भी आसमान में बड़ी संख्या में दिखने वाली तिकोने आकार की वस्तुओं के बारे में नहीं बता पाया। इसकी शुरुआत 1992 में तब हुई थी जब एक शख्स ने सड़क पर कुछ उड़ते हुए देखा था। हालांकि कई लोगों ने काम से बचने के लिए भी ऐसे दावे किए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी में ये ट्विस्ट कहां से आ गया है कि लोग काम से बचने के लिए ऐसे दावे कर रहे हैं। आखिर एलियंस दिखने का दावा कर रहे लोग काम से कैसे बच सकते हैं? तो जान लीजिए, ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियों का कहना है कि अधिक से अधिक लोग काम से बचने के लिए ये दावे करते थे कि उन्होंने एलियंस को देखा है। लोग कई दिनों और 1 साल से अधिक वक्त तक गायब रहते थे और कहते थे कि एलियंस ने उन्हें अगवा कर लिया है। कई लोगों ने यह भी दावा किया कि उन पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जबकि कुछ का कहना है कि उन्हें दूसरे ग्रह पर ले जाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो ऑफिस इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो हरे रंग के छोटे कद के आदमियों की तलाश करना चाहते थे। एक कंपनी के प्रमुख एलन प्राइस ने कहा कि जिन कंपनियों ने कर्मचारियों को लेकर कहा कि वो बीमार थे क्योंकि एलियंस ने उनका अपहरण कर लिया था या उन्होंने एक भूत देखा था, तो उन्होंने निश्चित रूप से हरे रंग के एलियंस को देखा है। हो सकता है कि ऑफिस के बाद केवल तश्तरी UFO ने उड़ रही हो, वहां वाकई में एलियंस हो। अब यह अफवाह है या काम से बचने का नया तरीका, लेकिन ब्रिटेन के शहर में ऐसा हो रहा है। ऐसा वहां 6000 लोग दावा कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भारत में चीतों को फिर से बसाने के इतिहास में दूसरा अध्याय आज यानी शनिवार को जुड़ने जा रहा है।
अब भारत की धरती पर नामीबिया के बाद दक्षिण अफ्रीका के चीते दौड़ेंगे। वायुसेना के विशेष विमान C-17 ग्लोब मास्टर से 12 चीतों को भारत लाया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते सुबह 10 बजे ग्वालियर की एयरफोर्स बेस पर उतारे गए। इन चीतों को 10 दिन के क्वारंटाइन में रहने के बाद कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। अब भारत में कुल 20 चीते हो गए हैं। इन 12 चीतों में 7 नर और 5 मादा शामिल हैं। आज एक और अच्छी खबर है, कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ने वाला है। मैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। ये उनका विजन है कि चीते फिर से पुनर्स्थापित हो रहे हैं भारत की धरती पर, एशिया महाद्वीप में, और वो भी मध्य प्रदेश के कूनो में। आज 12 चीता आएंगे और चीतों का कुनबा बढ़कर अब 20 हो जाएगा। तो चीते भी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। भारतीय वन्यजीव कानूनों के अनुसार देश में आने के बाद जानवरों को 30 दिनों तक अलग अलग रखा जाना जरूरी होता है। पिछले साल सितंबर में नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर कूनो नेशनल पार्क में इन्हें छोड़ा था। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने बीते साल जनवरी में अफ्रीकी देश से चीतों को लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन साइन किया था और उन्हें कूनो में फिर से बसाया था। जानकारी के मुताबिक दुनिया के अधिकांश 7,000 चीते दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में रहते हैं। नामीबिया में चीतों की सबसे अधिक आबादी है। बता दें कि इस महीने में 12 चीतों के आयात के बाद अगले 8 से 10 सालों के लिए सालाना 12 चीतों को स्थानांतरित करने की सरकार ने योजना बनाई है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंबई महानगर में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आज के इस खास एपिसोड में हम आपको एक ऐसे नेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका दक्षिण भारत की राजनीति में एक छत्र राज चलता है। आज हम इस नेता के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हम बताएंगे कि कैसे इस नेता ने नौकरी छोड़ दी और राजनीति में कदम रख लिया। हम बताएंगे कि दक्षिण भारत के इस दिग्गज नेता के जन्म से लेकर शिक्षा और सीएम बनने तक की पूरी कहानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की राजनीति में एक छत्र राज करने वाले कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की, जो अब 69 साल के हो गए हैं। 17 फरवरी 1954 को जन्मे के चंद्रशेखर ने साल 1980 में संजय गांधी के मार्गदर्शन में आंध्र प्रदेश युवा कांग्रेस से अपने राजनीति की शुरुआत की थी। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ की सियासत में अब तक के चंद्रशेखर राव का एक छत्र राज रहा है। के चंद्रशेखर को केसीआर के नाम से भी जाना जाता है। अब केसीआर तेलंगाना राज्य का सपना पूरा करने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका तलाश रहे हैं। 1980 के दशक में कांग्रेस से सियासी पारी शुरू करने वाले केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी हैं और उन्होंने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। इस साल तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर केसीआर लगातार तीसरी बार पार्टी का नेतृत्व करते हुए सत्ता में आते हैं तो दक्षिण भारत में लगातार 3 बार सीएम बनने की हैट्रिक लगाने वाले पहले नेता बन जाएंगे, जो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कुछ अन्य राज्यों में बीआरएस के खुद को एक ताकत के रूप में स्थापित करने की संभावनाओं को बल देगा। चलिए अब तेलंगाना के सबसे बड़े नेता केसीआर की जिंदगी के कुछ और अहम पहलुओं के बारे में भी जान लेते हैं। अब बताएंगे कि उनके जन्म से लेकर राजनीति तक का उनका सफर। जी हाँ, के चंद्रशेखर राव का जन्म 17 फरवरी 1954 को आंध्र प्रदेश के मेदक जिले के चिंतामतका गांव में हुआ। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद वो सत्ता में आए। वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता और अध्यक्ष हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा आंध्र प्रदेश में ही हुई और उन्होंने हैदराबाद स्थित उस्मानिया यूनिवर्सिटी से साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री ली। 1970 में पढ़ाई के दौरान ही केसीआर राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने रोजगार सलाहकार के तौर पर काम करना शुरू किया। हालांकि इस दौरान राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ती गई। 1985 में वो तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुए और विधानसभा चुनाव में उन्हें सफलता मिली।
1987 से 1988 तक वो आंध्र प्रदेश में राज्य मंत्री रहे। 1997 से 99 के बीच वो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। 1999 से 2001 तक चंद्रशेखर राव आंध्र प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। अब ये भी जान लीजिए कि दिग्गज नेता और सीएम केसीआर का परिवार कैसा है। जी, सीएम चंद्रशेखर राव के पिता का नाम राघवार राव और माता का नाम वेंकटम्मा है। केसीआर की 9 बहनें और एक बड़े भाई हैं। चंद्रशेखर राव की शादी कलवा कुंतला शोभा से हुई है। उनके 2 बच्चे हैं। केसीआर के बेटे केटी राम राव तेलंगाना राज्य सरकार में मंत्री हैं, जबकि उनकी बेटी कविता एमएलसी हैं। अब केसीआर की राजनीति से जुड़ी अहम जानकारी भी जान लीजिए। दरअसल केसीआर को नौकरी से प्यार नहीं था, वो राजनीति में उतरने के लिए बेकरार थे। केसीआर ने अपनी सियासी पारी छात्र राजनीति से शुरू की। उन्होंने सिद्धिपेट डिग्री कॉलेज में पढ़ाई के दौरान छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उनको हार मिली थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिग्री कॉलेज में केसीआर की सहपाठी रही नंदिनी सिद्ध रेड्डी ने बताया कि एक बार कांग्रेस नेता अनंत मदन मोहन ने उनको नौकरी दिलाने की पेशकश की, लेकिन केसीआर ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे नौकरी नहीं, राजनीति करना चाहते हैं। डिग्री कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद केसीआर दिल्ली की सियासत करना चाहते थे। इसके लिए वो दिल्ली भी गए थे। ये साल 1975 का था। देश में आपातकाल लग गया था। केसीआर संजय विचार मंच में शामिल हो गए, लेकिन संजय गांधी की मौत के बाद केसीआर सिद्धिपेट लौट गए। बताया जाता है कि एक बार सीएम मैरी चन्ना रेड्डी किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सिद्धिपेट गए थे। उस दौरान कार्यक्रम में मंच से केसीआर भाषण दे रहे थे, लेकिन जब उनका भाषण खत्म होने लगा तो सीएम रेड्डी ने कहा कि ये युवक अच्छा भाषण दे रहा है, उसे मंच से बोलने दो। इसके बाद चन्ना रेड्डी केसीआर के घर आने जाने लगे। केसीआर फिल्मों के शौकीन हैं। उन दिनों वो एनटीआर की पौराणिक फिल्में देखना पसंद करते थे। अब आगे जानेंगे अलग तेलंगाना राज्य बनाने के पीछे केसीआर के संघर्ष की कहानी। जी हाँ, 2001 में अलग तेलंगाना राज्य की मांग करते हुए उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा दे दिया और तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस का गठन कर 2004 में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव में उतरे। इस चुनाव में टीआरएस को 5 सीटों पर सफलता मिली। केंद्र की यूपीए सरकार में 2004 से 2006 तक उन्होंने केंद्रीय श्रम और नियोजन मंत्री के पद पर काम किया। वहीं अगस्त 2006 में उन्होंने तेलंगाना के कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और नई दिल्ली में जंतर मंतर में भूख हड़ताल पर बैठे। 2008 में भी उन्होंने ठीक इसी तरह अपने 3 सांसदों और 16 विधायकों के साथ फिर इस्तीफा दिया और दूसरी बार सांसद चुने गए। जून 2009 तक वो यूपीए सरकार में थे, लेकिन अलग तेलंगाना राष्ट्र पर यूपीए के अंदर उन्हें नकारात्मक रवैया दिखा, जिसकी वजह से वो यूपीए से बाहर आ गए। जून 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद उन्होंने राज्य के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। दिसंबर 2018 को उन्होंने दूसरी बार और तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और अब अगर वो इस साल फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो दक्षिण भारत में लगातार 3 बार सीएम बनने की हैट्रिक लगाने वाले पहले नेता बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मुंबई महानगर में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी अहम जानकारी जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जी हाँ, स्मार्टफोन अब लोगों की ज़रूरत बन गया है। अब कोई भी काम स्मार्टफोन के बिना संभव नहीं है। लेकिन इसी बीच हम आपको ऐसी खबर बता रहे हैं जिसे जानने के बाद शायद आप भी स्मार्टफोन से दूरी बना लें। जी हाँ, भारत में हर साल लगभग 17 करोड़ स्मार्टफोन बिकते हैं। वहीं देश में 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। लेकिन यही मोबाइल अब परेशानियों और टेंशनों की वजह भी बन रहा है। इसलिए अब लोग स्मार्टफोन से दूरी बनाने लगे हैं और डंब फोन अपना रहे हैं। मतलब अब फिर से डंब फोन का ज़माना आने वाला है। अब ऐसे में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर डंब फोन है क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर डंब फोन है क्या और ये स्मार्टफोन से कितने अलग होते हैं।
तो आपको 1990 के समय के कीपैड वाले फ़ोन तो आपने देखे ही होंगे। दरअसल इसी को ही डंब फ़ोन कहते हैं। इनमें ना तो स्मार्टफोन की तरह इंटरनेट है और ना ही अनगिनत ऐप और ढेरों फंक्शंस हैं। इसमें बस फ़ोन लगाना या रिसीव करना, टेक्स्ट मैसेज भेजना, बेसिक पिक्चर लेने से लेकर रेडियो सुनने तक ही सुविधा होती है। लेकिन अब इसी डंब फ़ोन की वापसी हो रही है। अब सबसे अहम जानकारी भी जान लीजिए कि आखिर इस डंब फोन में ऐसा क्या है जो इसकी वापसी होने लगी है और अब तक कितने लोग इसे दोबारा से इस्तेमाल करने लगे हैं। तो सुनिए, साल 2018 से 2021 के बीच डंब फोन की 89% गूगल सर्च बढ़ी है। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूके में 10 में से 1 मोबाइल यूजर से डंब फोन का इस्तेमाल करता है। वहीं भारत में भी 35 करोड़ डंब फोन यूजर्स हैं। लेकिन हाईटेक स्मार्टफोन को छोड़ लोग डंब फोन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 वजह है। पहली वजह सस्ता ऑप्शन। इसे ऐसे समझिए, नोकिया ने 2017 में अपना नोकिया 3510 हैंडसेट रिलॉन्च किया। टिकटॉक वीडियो से इंस्टाग्राम रील तक ये फ़ोन खूब दिखे। साल 2000 में पहली बार आए इस फ़ोन पर लोगों को पहले से भरोसा था, लेकिन इसके रिलॉन्चिंग ने लोगों को सस्ता और अच्छा ऑप्शन दे दिया। भारत में डंब फ़ोन 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक में आसानी से मिल जाते हैं। दूसरी वजह मजबूत और टिकाऊ। प्रदर्शन में भले ही ये स्मार्टफोन से पीछे हों, लेकिन इन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है और स्मार्टफोन से ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ भी हैं। साथ ही इन्हें बार बार चार्ज भी नहीं करना पड़ता है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह हमारी स्मार्टनेस छीनते स्मार्टफोन। जी हाँ, दुनिया भर में स्मार्टफोन पर हुए कई अध्ययन में ज़्यादा से ज़्यादा ये मिला है कि स्क्रीन टाइम का असर हमारे अटेंशन, कंसंट्रेशन और मेमोरी पर पड़ता है। इससे नेगेटिविटी बढ़ रही है और प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। बाकी स्मार्टफोन से डेटा चोरी और साइबर क्राइम के दूसरे खतरे तो हैं ही। अब ये भी जान लीजिए कि स्मार्टफोन की अभी तक की मार्केट रिपोर्ट क्या कहती है। जी हाँ, हाल ही की मार्केट रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। पिछले 3 साल के मुकाबले भारत में स्मार्टफोन की बिक्री में 10% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि 5G के आने से उम्मीद भी जागी है। वहीं स्मार्टफोन की स्मार्टनेस से बचने के लिए अब फिर से लोग कीपैड की दुनिया में लौट रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार। नानी दादी माँ के घरेलू नुस्खे यूं ही नहीं मशहूर हैं। इनके फायदे और असर लंबे समय तक रहता है। जानते हैं दादी नानी माँ के घरेलू नुस्खे इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि यह हर छोटी बड़ी मुश्किल को चुटकियों में आसान बना देते हैं। फिर चाहे वो आपकी सेहत से जुड़ी हो, जिंदगी से या फिर किचन से। महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए भी दादी माँ के नुस्खे कारगर हैं। इसकी तस्दीक भोपाल में स्थित GMC के गायनिक विभाग ने जारी किए आंकड़ों से की है। आंकड़ों के मुताबिक विभाग में पिछले साल कुल 12,343 बच्चों ने जन्म लिया। इनमें से 8,300 नॉर्मल और 4,043 सिजेरियन डिलीवरी हुई। जो महिलाएं नियमित एक्सरसाइज और टहलने के साथ कामकाज करती रहीं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। गायनोलॉजिस्ट का भी कहना है कि अब गर्भवती महिलाएं शारीरिक श्रम कम करती हैं। इससे वजन बढ़ जाता है। हेल्दी फूड्स ना खाना और अधिक उम्र में गर्भधारण से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। मूवमेंट कम होने से नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर सिजेरियन की सलाह देते हैं, क्योंकि डॉक्टर का काम मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। बता दें कि वर्तमान में महिलाएं डॉक्टर पर निर्भर रहती हैं, क्योंकि डॉक्टर उन्हें गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल, रूटीन चेकअप और हर दिन कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करने की सलाह देते हैं। लेकिन दादी माँ के ज़माने में आटा पीसना और पेट के व्यायाम से जुड़े काम होते थे, जो सुरक्षित डिलीवरी में कारगर होते थे। और आज भी जो महिलाएं इस तरीके से शारीरिक श्रम करती हैं, उन्हें अपनी डिलीवरी में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। तो क्या आप भी दादी माँ के नुस्खों को कारगर मानते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूबी और मुंबई महानगर के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेलवे सिर्फ एक सेवा नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी व्यवस्था है।
रेलवे अपने सिस्टम को प्रतिदिन अपग्रेड कर रहा है। यात्रियों को हाई क्लास सुविधा देने और उन्हें अपनी मंजिल तक जल्द पहुंचाने के लिए नई हाई स्पीड ट्रेनें लॉन्च की जा रही हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि देश में कई ऐसे रेलवे स्टेशन भी हैं जिन्हें हॉन्टेड घोषित कर दिया गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों ने यहाँ असाधारण गतिविधियाँ होते हुए देखी हैं। तो आज के एपिसोड में हम बात करते हैं ऐसे ही 5 रेलवे स्टेशन की जिन्हें लोग हॉन्टेड मानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता के रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन की। इस मेट्रो स्टेशन को हॉन्टेड या भूतिया मानने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल यहाँ पर कई लोगों ने सुसाइड किया है। अब अगर ऐसी जगह है तो वहाँ वो हॉन्टेड प्लेस घोषित तो होगी ही। कोलकाता का ये मेट्रो स्टेशन पैराडाइज ऑफ सुसाइड के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का दावा है कि देर रात यहाँ पर साए देखे जा सकते हैं और कई लोगों ने चीखें भी सुनी हैं। अब खुद ही सोच लीजिए कि जब ये मेट्रो स्टेशन रात में सुनसान होता होगा तो कितना डरावना महसूस होता होगा। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल का बेगुनकोडोर ट्रेन स्टेशन। इस स्टेशन का नाम पढ़ने में भले ही आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए ये ट्रेन स्टेशन काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो चला है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये बड़ा स्टेशन है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ लोगों को भूत दिखता है। जी, लोगों का मानना है कि सफ़ेद रंग की साड़ी पहने एक महिला यहाँ अक्सर रेलवे ट्रैक पर घूमती हुई दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि उस महिला की मौत शायद यहीं हुई होगी। आपको ये जानकर अचरज होगा कि उस महिला के दिखने के कारण एक रेलवे कर्मचारी की मौत भी हो गई है। हालांकि सरकार ने इस दावे को नकार दिया है, पर फिर भी ये स्टेशन भूतों की कहानियों के कारण 42 साल तक बंद रहा और 2009 में इस स्टेशन को दोबारा से नियमित यात्रा के लिए शुरू कर दिया गया। ये जानकर शायद थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये रेलवे स्टेशन 42 सालों तक पब्लिक के लिए बंद रहा था। अब बात करते हैं माया नगरी मुंबई में स्थित मुलुंड स्टेशन की। इस स्टेशन को देश की चुनिंदा भूतिया रेलवे स्टेशन में गिना जाता है। स्टेशन पर आने वाले लोगों का दावा है कि अक्सर यहाँ शाम के बाद चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आती हैं। उनका मानना है कि ये उन लोगों की आवाज़ें हैं जो इस स्टेशन पर किसी घटना का शिकार हुए होंगे। लोगों का ये भी दावा है कि रात की आखिरी ट्रेन के दौरान ये इलाका भूतिया हो जाता है। चौथे नंबर पर आता है शिमला का बड़ोग रेलवे स्टेशन। कालका शिमला रेलवे लाइन पर स्थित बड़ोग रेलवे स्टेशन वैसे तो बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ डरावनी कहानियां भी हैं। बड़ोगा भोगदा का निर्माण एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोग ने किया था, जिसने बाद में आत्महत्या कर ली थी। इसलिए ऐसा दावा किया जाता है कि ये जगह प्रेतवादित है। उन्होंने इसी आधी बनी हुई सुरंग के पास खुद को गोली मार ली थी। उनके शरीर को इसी जगह दफना दिया गया और दूसरी जगह स्टेशन बना दिया गया। कहा जाता है कि अभी भी इसके आसपास उनकी आत्मा को देखा जा सकता है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन की। ऐसा माना जाता है कि इस स्टेशन पर एक गुस्सैल महिला की आत्मा घूमती रहती है। रात में यह आत्मा कई सारी गाड़ियों के पीछे भागती है और कई गाड़ियों की खिड़की में खटखटाती भी है। ये भी कहा जाता है कि यह आत्मा एक बच्चे को मार चुकी है। देर रात सफर करने वाले कई लोगों ने इस आत्मा को देखा है। हालांकि भूत प्रेत या आत्माएं वाकई में है या नहीं, इस बारे में कहना मुश्किल है। कुछ लोग इन बातों में यकीन रखते हैं तो कुछ इसे अंधविश्वास बताते हुए इन्हें मानने से इनकार करते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें या घटनाएं ऐसी हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो आपको ये भूतिया स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बता तो सही, अब क्या सरप्राइज है? बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा दादी माँ। आप इधर आइए, आप खोलिए। टैन टैन, देखा आपने? आपकी रसोई की जगह मेरे मॉडर्न किचन ने ले ली। अरे वाह, तूने तो पूरा किचन जवान बना दिया। हाँ दादी माँ, सब कुछ बदल दिया, लेकिन एक चीज नहीं बदली। वो क्या दादी माँ? घी, प्योराश्योर घी। सब कुछ तो बदल सकता हूँ, पर अपने दादी माँ की पहली पसंद कैसे बदल सकता हूँ? इसीलिए प्योराश्योर घी, प्योर भी श्योर भी। जो रखे अपनों का ख्याल, वो करे प्योराश्योर घी का इस्तेमाल। प्योराश्योर घी एंड मिल्क, प्योर भी श्योर भी। धर्म
अरे आ जाऊंगा मेरे भाई, तू बोल तो सही कहाँ आना है मुझे। हाँ बता कितने बजे आना है। ठीक है। अरे ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो तुम? घी खा के मोटा हो जाऊंगा मैं। किसने कहा घी खाने से मोटे होते? वैसे भी सिर्फ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, हम प्रेग्नेंट हैं। प्योराश्योर घी और डेयरी व्हाइटनर मिल्क पाउडर, माँ के प्यार से, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर। प्योराश्योर, प्योर भी श्योर भी। आज के युवा कॉफी के दीवाने हैं। दोस्तों के साथ चिल करना हो या देर रात तक स्टडी, कॉफी हमेशा पहली चॉइस होती है। एस्प्रो से लेकर ब्लैक कॉफी तक उनकी लिस्ट में सब हिट है। कई लोग कॉफी के बिना अपने दिन की कल्पना ही नहीं कर सकते। साफ तौर पर कहें तो दुनिया में कॉफी पीने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये कॉफी लवर्स अपनी शेखी भगाने के लिए एक से एक महंगी कॉफी पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी महंगी कॉफी बनती कैसे है? तो जो लोग नहीं जानते उन्हें आज हम बता देते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी एक चिड़िया की पोटी यानी उसके मल से बनाई जाती है। जी, इस पक्षी का नाम जाकू है और इस कॉफी को जाकू बर्ड कॉफी कहते हैं। इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि आप इतने में एक टॉप मॉडल चमचमाता आईफोन खरीद सकते हैं। जाकू बर्ड कॉफी की कीमत इस वक्त लगभग $1000 प्रति किलो है और अगर इसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो आपको इस जाकू बर्ड कॉफी के 1 किलो के लिए लगभग 81,000 रुपए चुकाने होंगे। ये कॉफी ब्राजील में बनाई जाती है और वहीं से पूरी दुनिया में भेजी जाती है। इस कॉफी की शुरुआत होने की वजह बेहद अनोखी है। जी हाँ, दरअसल ब्राजील के जिस प्लांट से इस कॉफी की शुरुआत हुई उसके मालिक का नाम हेनरिक स्लोपर जी अराउजो था। साल 2000 में जब उन्होंने ये प्लांट शुरू किया तो वो यहाँ की एक लोकल चिड़िया जाकू से परेशान थे, क्योंकि ये चिड़िया उनके फार्म से हर अच्छी कॉफी के बीन्स चुन चुन कर खा जाती थी। इसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये चिड़िया ब्राजील के दुर्लभ पक्षियों में शुमार है और उसे कोई भी वहाँ चोट नहीं पहुँचा सकता। हालांकि इसी बीच उनको लुवाक कॉफी के बारे में पता चला, जो एक प्रकार की बिल्ली के मल में मिली कॉफी बीन से बनाई जाती है। उन्हें ये आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने वहीं से जाकू बर्ड कॉफी को इजाद किया, जो आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इस कॉफी को बनाने के लिए सबसे पहले हर सुबह फार्म पर काम करने वाले वर्कर जाकू चिड़िया का मल ढूंढते हैं और फिर इसमें से कॉफी बीन्स को अलग करते हैं। इसके बाद इसकी अच्छे से सफाई होती है, फिर इन्हें अच्छी तरह से सुखाया जाता है, जिसके बाद इन्हें रोस्ट करके इनका पाउडर तैयार किया जाता है। ये पूरा काम हाथों से होता है, इसलिए ये कॉफी इतनी ज्यादा महंगी बिकती है। तो अगर आप भी कॉफी पीने के दीवाने हैं तो एक बार इस खबर को ध्यान से जरूर देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और ऐसी दिलचस्प स्टोरी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुंबई महानगर। झारखंड में एक ऐसी घटना घटी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। धनबाद में एक जलते दीपक ने घरों की रोशनी बुझा दी। एक तरफ शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी तो दूसरी तरफ मौत के धुएं से लोगों की आंखें लाल पड़ रही थी। ऐसा मंजर कि हर किसी की आंखें नम हो गईं। एक तरफ 15 लोग जिंदा जल रहे थे तो दूसरी तरफ 7 फेरे चल रहे थे। धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट में शादी वाले घर में आग का ऐसा तांडव देखने को मिला कि आगजनी में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। शादी वाले जिस घर में आग लगी वहां से आधा किलोमीटर दूर बेटे की शादी की रस्में चल रही थी। दरअसल धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट में मंगलवार को सुबोध श्रीवास्तव की बेटी की शादी थी, लेकिन एक चिंगारी से लगी आग ने दुल्हन की मां, बहन, दादा और चाची समेत 15 लोगों की जिंदगी छीन ली। वहीं दुल्हन स्वाति इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके घर में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है। उसे बताया ही नहीं गया कि उसके परिजनों की मौत हो गई है।
दुल्हन को सिर्फ इतना बताया गया था कि घर में आग लगी है और उसकी मां घायल है। यह सुनते ही उसके चेहरे की हंसी बिल्कुल गायब हो गई। मंगलवार की रात विवाह स्थल सिद्धि विनायक में न द्वाराचार हुआ न जयमाला, सीधे शादी की रस्में शुरू हो गयी। ऐसा होता देख दुल्हन स्वाति टकटकी लगा देख रही थी। उसकी आंखें बार बार माँ, भाई और अन्य लोगों को तलाश रही थी, लेकिन वह चुपचाप शादी की रस्में निभाती गई। मतलब एक दिए से लगी आग ने सारी खुशियां छीन ली। आशीर्वाद अपार्टमेंट में चल रही किसी पूजा के दौरान एक छोटी सी चिंगारी से आग लग गई। आग इतनी फैली कि 15 लोग इसकी चपेट में आ गए। जब अपार्टमेंट में आग लगी तो बिल्डिंग में रहने वाले करीब 100 लोग छत की तरफ दौड़ गए। वे सभी सुरक्षित हैं, लेकिन जिन लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की वे सभी इसकी चपेट में आ गए। ऐसा अग्निकांड कि हर किसी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर। This is the first budget in Amritkal. देश के आम बजट का इंतजार आम से लेकर खास तक हर शख्स को रहता है। जनता की नजर भी वित्त मंत्री के भाषण पर टिकी रहती है। वित्त मंत्री का भाषण शुरू करने के साथ ही लोगों को सबसे ज्यादा जिस बात का इंतजार रहता है वो है उनकी जेब का बोझ कम होगा या फिर बढ़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया। बजट में कई सारे ऐलान किए गए जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। ऐसे में आम आदमी की जेब पर कितनी चीजों का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या क्या सस्ता हुआ है। तो केंद्र सरकार ने कस्टम ड्यूटी सेस और सरचार्ज दर में बदलाव किया है, जिससे खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13% कर दिया है। यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगने वाली बैटरी से कस्टम ड्यूटी के साथ ही मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी पर सीमा शुल्क हटाया गया है, जिससे लिथियम आयन की बैटरियां सस्ती हो जाएंगी। तो इसका असर मोबाइल और ईडी की कीमतों पर भी पड़ेगा, जिससे मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। एलईडी टेलीविजन को भी सस्ता कर दिया गया है और बायोगैस से जुड़ी चीजों के दाम में भी कटौती की गई है। वहीं कुछ चीजें महंगी की गई हैं, जिनमें सिगरेट और इम्पोर्टेंट ज्वेलरी शामिल है। सिगरेट पर आपदा संबंधी ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया गया है, यानी अब सिगरेट पीना महंगा हो गया है। इसके अलावा गोल्ड बार और प्लेटिनियम से बने सामान की ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो चांदी की ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है और चांदी से बने सामान पर भी ड्यूटी बढ़ाई गई है। वहीं कंपाउंडेड रबर पर ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% की गई है। बजट पेश होने से पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार के आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का यह आखिरी पूर्ण बजट लोक लुभावना होगा। एक तरफ जहां टैक्स स्लैब में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, तो वहीं किसानों से लेकर कारोबारियों और मजदूर वर्ग तक हर सेक्टर के लोगों को बजट में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर। चाहे कोई नेता हो या अभिनेता या आम जनता, हर किसी के मन में बाबा महाकाल के दर्शन की अभिलाषा होती है और बाबा महाकाल भी सभी की सुनते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है अनुपमा के साथ। जी हाँ, हम उसी अनुपमा की बात कर रहे हैं जो अपने सीरियल की जान बनी हुई है। आज उज्जैन पहुंची छोटे पर्दे की प्रसिद्ध अभिनेत्री अनुपमा यानी रूपाली गांगुली ने महाकाल के दरबार में अपना मत्था टेका। अनुपमा यानी रूपाली गांगुली, जिनका अनुपमा सीरियल जबरदस्त हिट है और घर घर में देखा जा रहा है।
उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंची। अनुपमा यानी रूपाली गांगुली ने सीरियल के साथी कलाकारों के साथ सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती में दर्शन किए। भस्म आरती के बाद महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पुजारियों द्वारा पंचामृत अभिषेक कराया गया। पूजन के बाद टीवी एक्टर रूपाली गांगुली ने बताया कि महाकाल दर्शन करने के बाद मन को बहुत शांति मिलती है और महाकाल ने ही सब कुछ दिया है। पिछली बार जब मैं उज्जैन महाकाल दर्शन करने आई थी, तब दर्शन के बाद ही महाकाल के अंदर ही मुझे अनुपमा सीरियल में काम करने के लिए फोन आया था। रूपाली गांगुली ने कहा कि बाबा से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, वो बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। अरे आ जाऊंगा मेरे भाई, तू बोल तो सही कहाँ आना है मुझे। हाँ बता कितने बजे आना है। ठीक है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? घी खा के मोटा हो जाऊंगा मैं। किसने कहा घी खाने से मोटे होते हैं? वैसे भी सिर्फ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, हम प्रेग्नेंट हैं। प्योराश्योर घी और डेरी व्हाइटनर मिल्क पाउडर, माँ के प्यार से, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर। प्योराश्योर, प्योर भी श्योर भी। धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बता तो सही, अब क्या सरप्राइज है? बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा दादी माँ? आप इधर आइए, आप खोलिए। टैन टैन, देखा आपने? आपकी रसोई की जगह मेरे मॉडर्न किचन ने ले ली। अरे वाह, तूने तो पूरा किचन जवान बना दिया। हाँ दादी माँ, सब कुछ बदल दिया, लेकिन एक चीज नहीं बदली। वो क्या दादी माँ? घी, प्योराश्योर घी। सब कुछ तो बदल सकता हूँ, पर अपने दादी माँ की पहली पसंद कैसे बदल सकता हूँ? इसीलिए प्योराश्योर घी, प्योर भी श्योर भी। जो रखे अपनों का ख्याल, वो करे प्योराश्योर घी का इस्तेमाल। प्योराश्योर घी एंड मिल्क, प्योर भी श्योर भी। नमस्कार, मुंबई महानगर के आज के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस खास एपिसोड में बात होगी महाराष्ट्र की शराब नीति को लेकर। जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के साथ ही अब महाराष्ट्र में भी शराब नीति में सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है। हालांकि महाराष्ट्र में अब तक किसी तरह के घोटाले की बात सामने नहीं आई है, लेकिन क्यों इस नीति की जांच की मांग उठाई गई है, ये बड़ा सवाल है। आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे कि आखिर विपक्षी दलों की ये मांग कितनी जायज़ है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर महाराष्ट्र शराब नीति की जांच होती है और अगर उसमें कोई घोटाला नजर आता भी है, तो इसमें शिंदे सरकार नहीं उलझेगी, बल्कि पूर्व की उद्धव सरकार घिरेगी, क्योंकि बीजेपी ने उद्धव के शासन में आई शराब नीति में जांच की मांग उठाई है। उद्धव ठाकरे के सीएम रहते 2022 में शराब नीति लागू की गई थी। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलर ने इस शराब नीति में घोटाले के आरोप लगाए हैं। लेकिन सवाल यही कि अगर यही शराब नीति महाराष्ट्र में भाजपा के शासनकाल में आई होती तो भी जांच की मांग उठाई जाती। खैर, ऐसा तो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र की जिस शराब नीति की जांच की मांग उठाई जा रही है, पहले उसे समझ लेते हैं। महाराष्ट्र में करीब 20 साल बाद नई और बदली हुई नीति अस्तित्व में आई है। पहले महाराष्ट्र में सिर्फ रजिस्टर्ड वाइन स्टोर ही शराब बेच सकते थे, लेकिन नई शराब नीति के तहत शराब को उन किराने की दुकान पर बेचने की अनुमति है जिनके पास शराब की बिक्री के लिए एक अलग कैबिनेट है। नई पॉलिसी के मुताबिक जो सुपरमार्केट शराब बेचना चाहते हैं उन्हें 5,000 रुपये देने होंगे। हालांकि शिक्षा संस्थान या धार्मिक स्थान के पास मौजूद सुपरमार्केट में इसकी अनुमति नहीं है। ये प्रतिबंध तब लागू होता है जब सुपरमार्केट किसी नगरपालिका निकाय के 50 मीटर, किसी शैक्षणिक या धार्मिक संस्थान के 100 मीटर, बस स्टॉप के 100 मीटर या महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन डिपो के 100 मीटर के दायरे में हो। 18 नवंबर 2021 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इम्पोर्टेंट शराब पर उत्पाद शुल्क घटाकर 150% कर दिया गया था। इससे आयातित शराब की कीमत 30 से 50% कम हो गई है।
महाराष्ट्र में इससे पहले 300% का शुल्क वसूला जाता था, जिससे यहाँ देश में सबसे महंगी शराब मिलती थी। अब ये जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में शराब का खेल कैसे चल रहा है। जी हाँ, भारत में शराब उद्योग में महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा योगदान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र को कुल आय का 65% टर्नओवर नासिक, पुणे और सांगली क्षेत्रों से मिलता है। महाराष्ट्र में हर रोज 80 से 90 लाख लीटर शराब की सेल होती है। यहाँ सालाना लाइसेंस की फीस 5,000 रुपये है। अब ऐसे में भाजपा विदेशी शराब पर कर छूट, बार और पब के लिए लाइसेंस शुल्क में छूट और किराने की दुकानों में शराब की बिक्री की अनुमति के मामले में उद्धव सरकार के फैसले की जांच की मांग कर रही है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों की Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी मिली है। Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी पर प्रति व्यक्ति 40 से 45 लाख रुपए महीना खर्च होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस सुरक्षा का खर्चा अब अंबानी परिवार उठाएगा। अब तक इस सुरक्षा का खर्चा केंद्रीय गृह मंत्रालय उठाता था। CRPF के करीब 58 कमांडो मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सिक्योरिटी में 24 घंटे तैनात रहते हैं। ये कमांडो जर्मनी में बने हेकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन समेत कई आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। इस गन से 1 मिनट में 800 राउंड गोलियां दागी जा सकती हैं। बता दें कि Z+ सिक्योरिटी भारत में VVIP की सबसे हाई लेवल की सुरक्षा है। इसके तहत 6 सेंट्रल सिक्योरिटी लेवल होते हैं। पहले से ही अंबानी की सिक्योरिटी में राउंड द क्लॉक ट्रेंड 6 ड्राइवर होते हैं। CRPF के अलावा मुकेश अंबानी के पास करीब 15 से 20 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, जो बिना हथियारों के यानी निहत्थे होते हैं। उनके पर्सनल गार्ड्स को इजराइल स्थित सिक्योरिटी फर्म ने ट्रेनिंग दी है। अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी क्राव मगा यानी इजरायली मार्शल आर्ट में ट्रेंड है। मुकेश अंबानी को साल 2013 में हिजबुल मुजाहिदीन से धमकी मिलने के बाद तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई थी। उनकी पत्नी नीता अंबानी को 2016 में केंद्र सरकार ने Y+ सिक्योरिटी प्रदान की थी, जबकि उनके बच्चों को महाराष्ट्र सरकार की ओर से ग्रेडेड सुरक्षा दी जाती है। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को 2013 में Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी, जिसे अब Z+ कर दिया गया है। अंबानी को ये सिक्योरिटी खुफिया एजेंसियों की तरफ से उन पर आतंकी हमले के खतरे की आशंका जताने के बाद दी गई है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर। नासिक में आदिवासी छात्राओं के साथ स्कूल की हेडमिस्ट्रेस का दुर्व्यवहार। 15 किलोमीटर मार्च कर तहसील पहुंची 250 आदिवासी छात्राएं। तहसीलदार से की राहत की मांग। तहसीलदार ने हेडमिस्ट्रेस को किया निलंबित। पुणे में फरवरी में गर्मी ने तोड़ा 147 साल का रिकॉर्ड। पुणे समेत महाराष्ट्र के कई भागों में हीट वेव की चेतावनी जारी। दिन में गर्मी और रात में ठंड की वजह से लोग पड़ रहे बीमार। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मां की हत्या से सदमे में 2 बेटियों ने दी जान। मां ने फांसी तो बेटियों ने कुएं में कूद कर किया आत्महत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। संजय राउत के चोरमंडल वाले बयान पर अजित पवार की प्रतिक्रिया। बोले, ये कहने का अधिकार नहीं है कि विधायक चोर है। कई दिग्गजों ने विधायकी में किया काम। राउत के बयान से विधानसभा में जमकर हुआ था हंगामा। महाराष्ट्र के पूर्वी एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। एक कार और 2 रिक्शा में जबरदस्त भिड़ंत। एक की मौत, एक घायल। फरार कार चालक की तलाश जारी। बॉम्बे हाईकोर्ट का बीमा कंपनी को आदेश। जुड़वा बच्चों की मां को करे 11 लाख का भुगतान। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया निर्देश। महाराष्ट्र के पुणे जिले की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का परिणाम। पुणे के कस्बा सीट से कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर की जीत। बीजेपी का 28 साल पुराना किला किया फतह। 11,040 मतों के अंतर से जीत। मुंबई रेलवे ने बिना टिकट यात्रियों से वसूले 100 करोड़ रुपए। बिना टिकट यात्रा के निकले 18,08,000 मामले। इस साल बनाया रिकॉर्ड।
महाराष्ट्र के वाशिम में जंगली सुअरों के झुंड ने युवक पर किया हमला। खेत में कर रहा था फसल की निगरानी, मौके पर ही मौत। 28 वर्षीय किसान गणेश बाविस्कर की 8 दिन बाद होनी थी शादी। मुंबई में शराबी मां ने बेटियों को पीट कर किया घायल, पति ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, महिला गिरफ्तार। मुंबई के उपनगर मीरा भायंदर वसई विरार इलाके की घटना। पश्चिम रेलवे पर मुंबई सेंट्रल से खार के बीच बनने वाली छठी लाइन की योजना अधर में नजर आ रही है। रेलवे के सूत्रों के माने तो इस योजना को पूरा करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस सेक्शन में लंबी दूरी और लोकल ट्रेनों की आवाजाही लंबे समय तक प्रभावित होगी। हार्बर और मेन लाइन पर भी इस योजना के काम का प्रभाव पड़ेगा। योजना की जटिलता को देखते हुए फिलहाल रेलवे ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दरअसल नमस्कार, मुंबई महानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसी सप्ताह होली आने वाली है, तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे होली और इस दिन किए जाने वाले दान की। जी हाँ, दिवाली और रक्षाबंधन की तरह होली का भी हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। जिस प्रकार सभी रंग एक होते हैं, उसी प्रकार सभी के मन में एक रंग में रंग जाते हैं। होली से एक दिन पहले शुभ मुहूर्त में होली का दहन किया जाता है। इस बार होली का दहन 7 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन के दिन महिलाएं घर में सुख शांति के लिए पूजा करती हैं। होलिका दहन का ये दिन बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन कुछ उपायों के साथ साथ कुछ चीज़ों का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आज हम बताएंगे कि होली के दिन कौन सी राशि के जातकों को क्या दान करना चाहिए, लेकिन इससे पहले जानेंगे होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और उसकी पौराणिक मान्यता के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। जी हाँ, इस बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 6 मार्च 2023 को दोपहर 2:47 से शुरू होगी। इसका समापन 7 मार्च 2023 शाम 4:39 पर होगा। शाम को होलिका दहन किया जाएगा। अब जानते हैं कि होलिका दहन की पौराणिक मान्यता क्या है। जी हाँ, इसके पीछे मान्यता है कि इस दिन ऋषि मनीषी सोम यज्ञ का विधान करते हैं। गुल्म की लताओं से होम इत्यादि का रूसी के रंग से रंगों का त्यौहार मनाते हैं, इसलिए भी होली का पर्व रंगों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन के साथ नव संवत्सर की कामना के पूर्व जितना भी संसार में गुल्म लताएं पत्र सूख कर इकट्ठे हो गए हैं, उन्हें एकत्रित करके एक स्थान पर लाकर जला दिया जाता है, जिससे नव संवत्सर का स्वागत किया जा सके, पूरी सृष्टि शुद्ध हो सके, पूरी नगर बस्ती स्वच्छ और सुरक्षित रहे, जिससे चैत्र मास की प्रतिपदा के दिन नव संवत्सर का प्रारंभ बड़ी शुद्धता से हम कर सके। साथ ही इस दिन राशि के अनुरूप दान पुण्य कर अपने जीवन में मंगल कामना और सुरक्षित जीवन की इच्छा होलिका माता से करनी चाहिए। तो अब बताएंगे कि राशि अनुसार किन चीज़ों का दान करना चाहिए। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के जातकों को धन के साथ वस्त्र का दान करना चाहिए और किसी दिनहीन को गुड़ का दान देना चाहिए। अब बात वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के जातकों को अन्न का दान करना चाहिए और चमकीले वस्त्र दान में देने चाहिए। अब मिथुन राशि वाले भी जान ले कि मिथुन राशि के जातकों को खड़े मूंग का दान और हरे वस्त्र का दान देना चाहिए। अब कर्क राशि वालों को क्या दान करना चाहिए, ये आप भी जान लीजिए। तो कर्क राशि के जातकों को चावल का दाना और मूंग दाल मिश्रित चावल का दान देना चाहिए। अब सिंह राशि वाले जातकों की बात करेंगे, तो सिंह राशि के जातकों को गेहूं का दान और किसी प्रकाश तुल्य वस्तु का दान जैसे टॉर्च या चिमनी देनी चाहिए। कन्या राशि के लोग भी सुन ले कि कन्या राशि के जातकों को किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए और मंदिर में कपास का दान देना चाहिए। अब बात तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों को इस दिन शक्कर का दान और धनिया सहित मिश्री का दान देना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले भी जान ले कि आपको क्या दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को इस दिन लाल वस्त्र और मसूर की दाल देना श्रेष्ठ कर्म माना गया है। अब धनु राशि वाले जान लीजिए कि उन्हें क्या दान करना चाहिए। धनु राशि के जातक पीले वस्त्र में चना दाल बांधकर किसी दीनहीन को दान दें और साथ में कुछ दक्षिणा का भी दान करें। अब बात मकर राशि की। मकर राशि के जातकों को श्रीफल के साथ लोहे की वस्तु का दान देना लाभदायक रहेगा। वहीं बात कर लेते हैं कुंभ राशि की।
तो कुंभ राशि के जातकों को खड़े उड़द को काले कपड़े में बांधकर दान देना चाहिए, साथ में कंबल का दान भी करना चाहिए। और अब आखिर में बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि के जातक वस्त्र का दान करें, साथ ही साथ 7 प्रकार के अनाज दें। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अरे आ जाऊंगा मेरे भाई, तू बोल तो सही कहाँ आना है मुझे। हाँ बता कितने बजे आना है। ठीक है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? घी खा के मोटा हो जाऊंगा मैं। किसने कहा घी खाने से मोटे होते हैं? वैसे भी सिर्फ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, हम प्रेग्नेंट हैं। प्योराश्योर घी और डेयरी व्हाइटनर मिल्क पाउडर, माँ के प्यार से, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर। प्योराश्योर, प्योर भी श्योर भी। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम्। इसीलिए प्योराश्योर की, प्योर भी श्योर भी। जो रखे अपनों का ख्याल, वो करे प्योराश्योर घी का इस्तेमाल। प्योराश्योर घी एंड मिल्क, प्योर भी श्योर भी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली को आउट देने पर कंट्रोवर्सी हो गई है। दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन विराट कोहली 44 रन बनाकर आउट हुए। अगर विराट के विकेट को देखें तो आईसीसी के नियमों के मुताबिक उन्हें गलत आउट दिया गया है। दरअसल कोहली अपने अर्धशतक से महज 6 रन दूर थे। तभी डेब्यू टेस्ट खेल रहे लेफ्ट आर्म स्पिनर स्लो इंटरनेट स्पीड होने की वजह से काफी लोग परेशान रहते हैं। स्लो इंटरनेट स्पीड से न केवल इंटरनेट ब्राउज करने का मजा किरकिरा हो जाता है, बल्कि आपके ज़रूरी काम भी अटक जाते हैं। लेकिन अब इसका काफ़ी आसान सलूशन मिल गया है। इससे आपकी नेट स्पीड बढ़ जाएगी। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ये ऐप एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए उपलब्ध है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है DNS चेंजर। DNS चेंजर ऐप को ओपन करते ही इसमें आपको कई सर्वर दिखाई देंगे। इसमें से आपको किस सर्वर पर सबसे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड मिलती है, आप उसे सेलेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप बिना किसी सर्वर को कनेक्ट किए मोबाइल की इंटरनेट स्पीड चेक करें। इसके लिए इंटरनेट स्पीड चेक करने वाले ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल पर सीधे सर्च करके स्पीड चेक कर सकते हैं। अब आप बारी बारी से ऐप में दिए गए सर्वर को कनेक्ट करके इंटरनेट स्पीड चेक कर सकते हैं। जिस सर्वर में आपको सबसे ज़्यादा स्पीड मिले उसे कनेक्ट कर लें और हाई स्पीड इंटरनेट का मजा लें। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसा शिव मंदिर है जहां अदालत लगाई जाती है और फैसले भी होते हैं। यहां भगवान शिव ही जज की भूमिका में होते हैं और वही फैसला सुनाते हैं। यहाँ पर कोर्ट की तरह हत्या, लूट और अपहरण जैसे मामलों की सुनवाई की जाती है, जिसके बाद फैसला सुनाया जाता है। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर गिरगांव में स्थित ये मंदिर मजिस्ट्रेट महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और मेला भी लगता है। इस मंदिर में दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। मान्यता है कि अगर शिव जी की अदालत में कोई झूठ बोला तो उसे काफी नुकसान हो सकता है। महादेव की अदालत में 11 पंच का पैनल मामले की सुनवाई करता है। केस लेकर आने वाले दोनों पक्षकार गवाह लेकर आते हैं। सबूत और गवाह के आधार पर आरोपी की बात सुनने के बाद यहाँ पर फैसला किया जाता है। बाद में फैसले पर मोहर महादेव मंदिर के अंदर शपथ लेकर लगती है। इसके बाद रजिस्टर में केस को बाकायदा दर्ज भी किया जाता है। मान्यता ये भी है कि अगर 7 दिन में आरोपी को कोई नुकसान नहीं होता है तो वह निर्दोष मान लिया जाता है और अगर कोई नुकसान होता है तो उसे दोषी मान लिया जाता है।
बता दें कि गिरगांव स्थित महादेव मंदिर में लोग बड़ी संख्या में अपने पारिवारिक मामलों के निपटारों के लिए पहुंचते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि महादेव के मंदिर में सभी समाज और जाति के लोग आते हैं। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहां अपने मामलों के निपटारों के लिए पहुंचते हैं। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, मुंबई महानगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज का हमारा ये खास एपिसोड आपके लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे आपको नाम के पहले अक्षर के बारे में बहुत कुछ। जी हाँ, किसी भी इंसान के नाम के पहले अक्षर का जीवन में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक जिस तरह मूलांक और भाग्यांक व्यक्ति के जीवन पर इफेक्ट डालता है, उसी प्रकार नाम का भी काफ़ी असर होता है। जिस राशि में चंद्रमा जन्म के समय उपस्थित होता है, उस व्यक्ति का उसी राशि के अनुसार नाम का पहला अक्षर निर्धारित होता है। नाम का पहला अक्षर ही जातक के स्वभाव और भाग्य से संबंधित बातों को उजागर करता है। तो चलिए जानते हैं आपके नाम का आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे ए नाम वालों की, जो काफ़ी मेहनती होते हैं। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ए नाम वाले लोग काफ़ी मेहनती और धैर्यवान होते हैं। इन्हें घुमा फिराकर बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। भले ही सच कड़वा हो, लेकिन ये उसे स्वीकार करते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही जगहों पर ये खुले तौर पर अपने विचार रखते हैं। रोमांस के मामले में ये लोग थोड़े संकोची होते हैं। समय के अनुसार ए नाम वाले कभी कभी आलसी भी होते हैं। अब बात करेंगे पी नाम वालों की, जो काफ़ी ईमानदार होते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि जिनका नाम पी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है वो लोग सच्चे। अब बात करेंगे पी नाम वालों की, और ईमानदार होते हैं। इनमें कलात्मक का भी भंडार होता है। इस तरह के लोग ज़्यादातर अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं और ज़िंदगी में कुछ पाने की इनमें इच्छा नहीं होती है। किस्मत हमेशा इनका साथ देती है और इन्हें बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। ये तो ही ए और पी नाम वालों की बात। अब बात करेंगे एम नाम वालों की, जो काफ़ी चार्मिंग होते हैं। जी हाँ, एम नाम के लोग काफ़ी चार्मिंग या यूँ कहें कि आकर्षक होते हैं। ये सबसे ज़्यादा होती है। प्रेम के लिए इनकी सोच काफ़ी आदर्शवादी होती है। अब बात होगी टी नाम वालों की, जिनका स्वभाव काफ़ी ज़िद्दी होता है। जी हाँ,
टी नाम से शुरू होने वाले लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं। इनको परेशानी ना होने पर भी ये परेशान होते हैं। वैसे अपनी फैमिली को ये बेहद प्यार करते हैं। खर्च करने से पहले ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। सबसे बेहतर की ओर ये ज़्यादा आकर्षित होते हैं। प्यार की बात करें तो ये संवेदनशील होते हैं और जिस रिश्ते में पड़ते हैं उसमें डूबते चले जाते हैं। अब बात करेंगे एस नाम वालों की, जो काफ़ी मेहनती होते हैं। जी हाँ, एस से शुरू होने वाले नाम के लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। पर्सनल मामलों को किसी से शेयर करना इन्हें बिल्कुल नहीं भाता और कई बार इनके बातचीत करने रूबी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होली नजदीक ही है, तो हमारे मुंबई महानगर परिवार की ओर से नमस्कार, मुंबई महानगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज का हमारा ये खास एपिसोड आपके लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे आपको नाम के पहले अक्षर के बारे में बहुत कुछ। जी हाँ, नमस्कार, मुंबई महानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन बाद यानी इसी सप्ताह होली आने वाली है, तो हमारे मुंबई महानगर परिवार की ओर से आप सभी को एडवांस में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रज की होली के बारे में। जी, सब जग होरी या ब्रज होरी। ब्रज की होली के बारे में ये प्रसिद्ध कहावत है और सटीक भी है, क्योंकि जहां देश भर में होली 3 से 5 दिन तक मनाई जाती है, वहीं ब्रज क्षेत्र में इस त्योहार के रंग महीने भर उड़ते रहते हैं। दरअसल ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। ब्रज में होली करीब 1.25 महीने तक चलती है। जितनी तरह से ब्रज में होली मनाई जाती है, उतने प्रकार से विश्व में कहीं भी नहीं मनाई जाती है। आज आपको बताएंगे कि ब्रज में कितने प्रकार की होली मनाई जाती है और कैसे खेली जाती है। सबसे पहले बात करते हैं रंगों की होली की। जी, ब्रज में होली की बात ही कुछ और निराली है। होली का त्यौहार यहाँ 1 महीने पहले से शुरू हो जाता है। रंगों की होली की शुरुआत रमन रेती में उस स्थल की होली से होती है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ होली खेली थी। ऐसी मान्यता है कि कार्षणी आश्रम रमन रेती उस स्थान पर बना है जहाँ पर श्याम सुंदर ने ग्वाल बालों के साथ यमुना की रेती में पहले लोटपोट किया, फिर बाद में रेत के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंके थे। यहाँ की होली में गुजरात से अरारोट के गोले मंगाए जाते हैं। ये गोले जब किसी भक्त पर गिरते हैं तो गिरते ही फूट जाते हैं और इनसे रंग बिरंगा गुलाल निकलता है। यहाँ की होली में पहले श्याम सुंदर राधा रानी के बाद साथ होली खेली है, बाद में वो ग्वाल बालों के साथ होली खेलते हैं। अब बात लड्डुओं की होली की। कहा जाता है कि नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाना आने का आमंत्रण स्वीकारने की परंपरा इस होली से जुड़ी हुई है, जिसका आज भी पालन किया जा रहा है। मान्यता है कि इस तरह होली खेलने से रिश्तों में प्रेम और मिठास बढ़ती है। लड्डुओं से पुरोहित का मुंह मीठा कराया जाता है। इस दौरान कुछ गोपियां उन्हें गुलाल लगा देती हैं। पुरोहित जी के पास गुलाल नहीं था तो वो जवाब में गोपियों पर लड्डू बरसाने लगते हैं। बस तभी से द्वापर युग की ये घटना वर्तमान समय में लड्डू होली के रूप में प्रसिद्ध हो गई है। अब आती है लठमार होली। कृष्ण की नगरी नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन में रंगों की होली के साथ साथ लठमार होली भी खेली जाती है। इस लठमार होली को देखने के लिए विदेशों से लोग ब्रज में आते हैं और इस सुंदर नज़ारे को देखते हैं। बरसाने की लठमार होली फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस दिन नंदगांव के ग्वालबाल होली खेलने के लिए राधा रानी के गांव बरसाने जाते हैं और बरसाना गांव के लोग नंदगांव में जाते हैं। इन पुरुषों के हरियारे कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे रंग भरनी एकादशी होली की। वैसे तो बसंत पंचमी से ही, लेकिन वृंदावन में रंग भरनी एकादशी से होली का विशेष शुभारंभ हो जाता है। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा देने के लिए भक्त आते हैं और पूरी परिक्रमा में रंग और गुलाल उड़ता है। शाम को हाथी की सवारी निकलती है और गुलाल से पूरा वृंदावन नहा उठता है। वहीं सभी मंदिरों में भी रंग और गुलाल भर भर कर उड़ने लगता है। रंग भरनी एकादशी इस बार 3 मार्च 2023 को है। सभी लोगों को एक बार वृंदावन में होली मनाने जरूर जाना चाहिए। रंगों और लड्डुओं के बाद बात करेंगे कीचड़ की होली की। जी, होली रंगों का त्यौहार है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ गोबर और कीचड़ की भी होली खेली जाती है? जी,
7 दिन चलने वाला इस त्योहार के अंतिम दिन कीचड़ की होली खेलने के बाद होता है होली के अगले दिन यानी दौज के दिन कीचड़ की होली खेली जाती है। इस दिन उत्साही नवयुवक और हरियारिन की टोलियां अलग अलग गली मोहल्लों में कीचड़ की होली का आनंद लेते हैं। कीचड़ की होली खेलने वाले हुरियारों और हुरियारियों के डर से कस्बे के व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। तो ये तो हुई कीचड़ की होली की बात। अब आगे बात करेंगे धुलंडी की। होली का दहन के अगले दिन धुलंडी होती है। इस दिन पूरे ब्रज में सभी ब्रजवासी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। इस बार 7 मार्च को धुलंडी है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में भी इसी दिन होली का विशेष आयोजन होता है। खास बात यह है कि इस दिन वृंदावन में परंपरा है कि दोपहर 2 बजे तक ही होली होती है। उसके बाद लोग नए नए कपड़े पहनकर मंदिर जाते हैं और बाहर निकलते हैं और कोई भी उन पर रंग या गुलाल नहीं डालता है। इस परंपरा का आज भी सख्ती से पालन होता है। अब आता है होली का दहन। पूरे ब्रज में होली का दहन को विधि विधान से मनाया जाता है। इस बार 6 मार्च को होली का दहन होगा। पूरे ब्रज में क्षेत्र में हर गांव, कस्बे और शहर के चौराहों पर लकड़ियों, घास फूस, गाय के गोबर से बने उपलों, गुलरी आदि की होली रखी जाती है। सुबह घरों से महिलाएं नए नए कपड़े पहनकर होली पूजन करने जाती हैं। उसके बाद शाम को शुभ मुहूर्त में होली का दहन किया जाता है। सभी लोग अपने अपने घरों में रखी होली के लिए यहीं से आग लेकर जाते हैं और घरों में जौ और गेहूं के बालों को भूनते हैं और एक दूसरे के घर जाकर गले लगते हैं। होली का दहन के बाद आता है होली फालेन पड़ा। होली का दहन वाले दिन ब्रज के फालेन में बड़ा मेला लगता है। यहाँ रात को होली का दहन के बाद पहले से पूजा अर्चना कर बैठा पंडा होली की धधकती आग के बीचों बीच से नंगे पांव निकलता है। इस दृश्य को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। जी, ये परंपरा कई सालों से यहाँ निभाई जाती है। देश विदेश से लोग फालेन के इस प्रहलाद को देखने के लिए आते हैं। इस बार 6 मार्च को रात में होली का दहन के तुरंत बाद पंडा आग से निकलेगा। अब आखिर में बात करेंगे दाऊजी का हरंगा की। धुलंडी के अगले दिन बलदेव दाऊजी मंदिर में हरंगा मनाया जाता है। 8 मार्च को इस बार दाऊजी में हरंगा। इस दिन दाऊजी मंदिर प्रांगण में बलदेव की महिलाएं लाठियां लेकर और लहंगे चुनर पहनकर इकट्ठा होती हैं। वहीं आसपास के हरियारे होली खेलने आते हैं और फाग गाते हैं। इस तरह कई घंटे तक ये दिलचस्प हुरंगा खेल यहाँ चलता रहता है। दाऊजी का हुरंगा भी विश्व प्रसिद्ध है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बता तो सही, अब क्या सरप्राइज है? बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा दादी माँ? आप इधर आइए। आप खोलिए। टैन टैन, देखा आपने? आपकी रसोई की जगह मेरे मॉडर्न किचन ने ले ली। अरे वाह, तूने तो पूरा किचन जवान बना दिया। हाँ दादी माँ, सब कुछ बदल दिया, लेकिन एक चीज नहीं बदली। वो क्या दादी माँ? घी, प्योराश्योर घी। सब कुछ तो बदल सकता हूँ, पर अपने दादी माँ की पहली पसंद कैसे बदल सकता हूँ? इसीलिए प्योराश्योर घी। प्योर भी, श्योर भी। जो रखे अपनों का ख्याल, वो करे प्योराश्योर घी का इस्तेमाल। प्योराश्योर घी एंड मिल्क, प्योर भी, श्योर भी। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अरे आ जाऊंगा मेरे भाई, तू बोल तो सही कहाँ आना है मुझे। हाँ बता कितने बजे आना है। ठीक है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? घी खा के मोटा हो जाऊंगा मैं। किसने कहा घी खाने से मोटे होते हैं? वैसे भी सिर्फ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, हम प्रेग्नेंट हैं। प्योराश्योर घी और डेरी व्हाइटनर मिल्क पाउडर, माँ के प्यार से, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर। प्योराश्योर, प्योर भी, श्योर भी। आज के युवा कॉफी के दीवाने हैं।
दोस्तों के साथ चिल करना हो या देर रात तक स्टडी, कॉफी हमेशा पहली चॉइस होती है। एस्प्रेसो से लेकर ब्लैक कॉफी तक उनकी लिस्ट में सब हिट है। कई लोग कॉफी के बिना अपने दिन की कल्पना ही नहीं कर सकते। साफ तौर पर कहें तो दुनिया में कॉफी पीने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये कॉफी लवर्स अपनी शेखी भगाने के लिए एक से एक महंगी कॉफी पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी महंगी कॉफी बनती कैसे है? तो जो लोग नहीं जानते उन्हें आज हम बता देते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी एक चिड़िया की पोटी यानी उसके मल से बनाई जाती है। जी, इस पक्षी का नाम जाकू है और इस कॉफी को जाकू बर्ड कॉफी कहते हैं। इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि आप इतने में एक टॉप मॉडल चमचमाता आईफोन खरीद सकते हैं। जाकू बर्ड कॉफी की कीमत इस वक्त लगभग $1000 प्रति किलो है और अगर इसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो आपको इस जाकू बर्ड कॉफी के 1 किलो के लिए लगभग 81,000 रुपए चुकाने होंगे। ये कॉफी ब्राजील में बनाई जाती है और वहीं से पूरी दुनिया में भेजी जाती है। इस कॉफी की शुरुआत होने की वजह बेहद अनोखी है। जी हाँ, दरअसल ब्राजील के जिस प्लांट से इस कॉफी की शुरुआत हुई उसके मालिक का नाम हेनरिक स्लोपर जी अराउजो था। साल 2000 में जब उन्होंने ये प्लांट शुरू किया तो वो यहाँ की एक लोकल चिड़िया जाकू से परेशान थे, क्योंकि ये चिड़िया उनके फार्म से हर अच्छी कॉफी के बीन्स चुन चुन कर खा जाती थी। इसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये चिड़िया ब्राजील के दुर्लभ पक्षियों में शुमार है और उसे कोई भी वहाँ चोट नहीं पहुँचा सकता। हालांकि इसी बीच उनको लुवाक कॉफी के बारे में पता चला, जो एक प्रकार की बिल्ली के मल में मिली कॉफी बीन से बनाई जाती है। उन्हें ये आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने वहीं से जाकू बर्ड कॉफी को इजाद किया, जो आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इस कॉफी को बनाने के लिए सबसे पहले हर सुबह फार्म पर काम करने वाले वर्कर जाकू चिड़िया का मल ढूंढते हैं और फिर इसमें से कॉफी बीन्स को अलग करते हैं। इसके बाद इसकी अच्छे से सफाई होती है, फिर इन्हें अच्छी तरह से सुखाया जाता है, जिसके बाद इन्हें रोस्ट करके इनका पाउडर तैयार किया जाता है। ये पूरा काम हाथों से होता है, इसलिए ये कॉफी इतनी ज्यादा महंगी बिकती है। तो अगर आप भी कॉफी पीने के दीवाने हैं तो एक बार इस खबर को ध्यान से जरूर देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और ऐसी दिलचस्प स्टोरी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुंबई महानगर। झारखंड में एक ऐसी घटना घटी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। धनबाद में एक जलते दीपक ने घरों की रोशनी बुझा दी। एक तरफ शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी तो दूसरी तरफ मौत के धुएं से लोगों की आंखें लाल पड़ रही थी। ऐसा मंजर कि हर किसी की आंखें नम हो गईं। एक तरफ 15 लोग जिंदा जल रहे थे तो दूसरी तरफ 7 फेरे चल रहे थे। धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट में शादी वाले घर में आग का ऐसा तांडव देखने को मिला कि आगजनी में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। शादी वाले जिस घर में आग लगी वहां से आधा किलोमीटर दूर बेटे की